हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बारे में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है हाशियाकरण से निपटना, तो इसके बारे में हम यहाँ से पे डिटेल से समझेंगे। यदि हम बात करते हैं कि हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो भी हाशियाई समुदाय हैं उनके लिए क्या किया गया है कि जो भी भेदभाव हो रहे हैं उनके साथ, जो शोषण हो रहे हैं, तो उनसे बचाने के लिए नीतियों के अलावा भी देश में कई सारे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, हमने देखा था कि उनके लिए कुछ समितियां गठित की जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे नियम कानून बनाए गए थे। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने की अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस केस स्टडी दी हुई है, इसको पहले पढ़ेंगे और बाद में समझेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है। राइट, यदि हम बात करते हैं कि जगमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे थे। ठीक है, ये कहानी को पूरा ध्यान से सुनना है, देन इसका कंक्लूजन हम बाद में निकालेंगे जब कहानी पूरी पढ़ के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पे पूरा कंसंट्रेट बना के रखना है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जगमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हुए थे। ठीक है, कोई एक गांव है जगमालपुर नाम का, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, एक कोई बड़ा त्यौहार हो रहा था, उसकी तैयारियां कर रहे थे, उसमें जुटे हुए थे। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो मतलब बात करें तो एवरी 5 ईयर में, यानी कि प्रत्येक साल 5, यानी कि बात करें तो हम प्रत्येक 5 साल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर साल मनाया जाता है, हर 5 साल में एक बार यहाँ पे स्थानीय देवता, जो भी यहाँ पे जगमालपुर के देवता होंगे, तो उनकी पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है कि 20 गांव के पुजारी क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसको पूरा एकदम से ध्यान से समझना है। ठीक है, ये 5 साल पे त्यौहार मनाया जाता है और स्थानीय देवताओं के लिए मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, तो ये कहानी जब हम समझेंगे तभी हमको इसके अंदर की जो बातें हैं वो निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उत्सव के जो आसपास, यानी 5 दिन का ये लगातार चलता है और इसमें लगभग 20 गाँवों के जो पुजारी होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो दलित समुदाय का एक व्यक्ति, जितने भी ये 20 गांव के पुजारी, यहाँ पे 20 पुजारी नहीं है, 20 गांव से पुजारी आते हैं, तो कई सारे आते होंगे, तो जो भी दलित व्यक्ति होते हैं उनके क्या करता, पैर धोता पुजारियों के, और धोवन के इस पानी से नहाता है। जगमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। ठीक है, कोई रत्नम नाम की लड़की है, उसके परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल होने दिया गया। ठीक है, यानी कि होने नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि उन्हें मंदिर में होने नहीं दिया गया। यहाँ पे रत्नम शायद किसी लड़के का नाम है, तो हो गया, किसी का भी होगा, XYZ जो भी है यहाँ पे। बस यहाँ पे ये समझना है कि उसके परिवार के पहले लोग करते थे, फिर वो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि पहले उसके दादा यह काम करते थे, फिर और उन्हें इतना करने के बाद उन्हें मंदिर में कभी नहीं जाने दिया गया। लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। ठीक है, रत्नम 20 साल का था, यानी कि ये लड़का ही है, तो जो रत्नम था वो 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। यानी जो रत्नम था, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस है कि हम कब तक सहते रहेंगे। ठीक है, यानी कि यदि आपके जो पापा कर रहे हैं या आपके जो बब्बा जी कर रहे थे, और वहाँ पे हाँ ये था कि वो थोड़ा कम एजुकेटेड थे, उस टाइम का जो दौर था उस हिसाब से वो चल रहे थे। ठीक है, हमेशा इंसान जो भी हमारे देश काल परिस्थिति होती है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि प्राचीन काल में जैसी सभ्यताएँ थी, आदमी उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब हम यहाँ 21वीं सदी में जी रहे हैं।
सो इसमें जैसी हमारे सामने सभ्यताएं आएंगी, यानी कि यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको हटा के हम अपने पे आते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें कि हमारे जो पापा हैं या बब्बा जी हैं, ठीक है, वो क्या करते थे कि जो उनका वो कुर्ता होता है और पर्दनी साफा जो भी लगाते थे, पहनते थे। लेकिन क्या अभी आप लोग वो पहनेंगे? बिल्कुल नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो दौर ही नहीं है। उनके ज़माने में वो बिल्कुल सही था जो वो पहन रहे थे, लेकिन हमारे ज़माने में यदि हम पहनते हैं तो हमारा हंसी मजाक बना लिया जाता है। यदि हम जीन्स छोड़ के कुछ और पहन रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि आप बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाइए, लड़कियों को ही ले लीजिए कि वो जीन्स टॉप पहन रही हैं तो मतलब ठीक है, कॉमन है, लेकिन वहीं पे वो सूट सलवार पहन के जा रहे हैं तो लोग बहन जी कह के बुलाने लगते हैं। यानी कि अब हमारा ज़माना बदल गया है और हमें हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो प्राचीन काल में था, जो वैदिक सभ्यता में था, वो लौकिक सभ्यता में भी होगा, फिर वो मध्यकाल में भी वही होगा। हर एक क्या है कि बदलता रहता है, ठीक है। बस कहने का मतलब मेरा ये है कि हम एक सदी बाद हमारा सब कुछ पूरा जो कल्चर है तो हाँ वही रहता है, उसमें थोड़ा अपडेशन होते रहे, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है और इंसान को उस हिसाब से ही ढलना पड़ता है। यदि आप वही पुराने ख्यालात के रह गए तो फिर आपको जो आपके सामने वाले हैं वो कहीं पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। इसलिए यदि हमको आगे बढ़ना है तो फिर हमको उसमें बिल्कुल ढलना पड़ता है, ठीक है। और आप अपने ही लाइफ से घटा लीजिए कि क्या कैसे होता है, पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उसके बब्बा जी ने ये काम किया, उसके पापा जी ने बड़ी ईमानदारी से काम किए, लेकिन वो जो लड़का था वो बड़ा हो गया, ठीक है। रत्नम नाम का जो था वो 20 साल का था, कॉलेज कर रहा था और कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और ये रस्म जब उसको निभाने की बारी आती है, उसने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। क्यों करूं? क्योंकि वो एजुकेटेड था, उसे पता था कि हम सब एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई महान नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब एक समान है, सब इंसान है। सबसे बड़ी जो सच्चाई है हमारे देश दुनिया की कि हम सब एक इंसान है और हमारे अंदर भी एक इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, मना कर देता है। उसके बाद उसने कहा कि इस संस्कार में विश्वास नहीं करता। वो रत्नम नाम का जो लड़का था उसने क्या कहा कि मैं इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे, ठीक है। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। यानी कि जो ये पंडित लोग थे ये देख के हैरान थे। ऊंची जातियों का मतलब है कि जो मतलब अपने आप को थोड़ा हाई क्वालिटी का मानते थे, ठीक है। यानी कि पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि सबसे यदि हाईएस्ट पे कोई टॉप पे रखे जाते थे वो तो ब्राह्मण थे। तो वो लोग क्या करते, थोड़ा हैरान थे वो लोग कि मतलब अभी तक जिन्होंने ये करते आया और अब ये क्या कर रहे हैं, नियम बदल रहे हैं। यानी कि अभी लड़का एक नौजवान जो कि 20 वर्ष का ही है अभी और हमारा हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता है कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया। यानी कि उनको क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई उससे क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा, ठीक है। जो उच्च वर्ग के थे उनको क्या लगता है कि इसको ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है इसके कारण ये बिगड़ गया है और वो हम मतलब अपने आप को हम सब के बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जातियों वाले के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे, ठीक है। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। यानी कि सवर्ण जो थे दैट मीन्स जो उच्च वर्ग के थे, यानी कि ब्राह्मण जो थे, पंडित जो थे, तो उनके ही खेतों में बहुत से ये जो लोग थे यानी दलित लोग जो थे या कि निम्न कास्ट के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनके खेत में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, ठीक है। अगर प्रभुत्वशाली जातियाँ उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएंगे। यानी कि अब वो डरे क्यों हुए थे कि ये प्रभुत्वशाली जो जातियां हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिनका ज़्यादा वर्चस्व है, प्रभुत्वशाली का मतलब है कि जिनका ज़्यादा प्रभुत्व है, यानी कि जिनका ज़्यादा वर्चस्व है समाज में, ठीक है। तो यदि वो काम देना बंद कर देंगी तो इनका क्या होगा, इनसे ये डरे हुए थे कि एक लड़के की बगावत की वजह से हम सबका पेट मारा जाएगा, ठीक है। ऊंची जातियों ने भी यह ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, धार्मिक मतलब यहाँ पे होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना,
ठीक है। तो धार्मिक रूप से हमको क्या कर दिए, दबा दिए कि यानी कि आप लोग यदि हमारी बात नहीं मानते हो, हमारे चरणों को धो के नहाते नहीं हो, तो क्या होगा कि आपके ऊपर भगवान जो स्थानीय देवता है वो नाराज़ हो जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे समझिए आपकी जैसे जो स्थानीय देवता थे वो उनके ही बस में थे, ठीक है। और लोग डरते भी थे, मानते भी थे बात। तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान अभिशाप दे देंगे आपको। रत्नम की दलील यह थी कि चूँकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। और रत्नम ने क्या कह दिया कि गुस्सा होना तो हो जाए, अभी तक आज तक आपने तो मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया कि गुस्सा हो जाएंगे, हमने देखा ही नहीं भगवान को, भगवान ने हमको नहीं देखा, गुस्सा क्या होंगे। यानी कि उसके मन में था भाई हमको तुम जाने नहीं दे रहे हो मंदिर के अंदर, हम नहीं जानते कैसे हमारे भगवान हैं, क्या कुछ हैं, बस आप ही हो जो हो भगवान के प्रतिनिधि बन के हमारे सामने आ रहे हो, खुद भगवान बन के पैर धुलवा रहे हो और नहा मतलब हम आपके चरणों की धूल से नहाएं। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात ये भी पता चलती होगी जो मैंने हमेशा बोलती रहती हूँ कि जब तक हम संघर्ष नहीं करते हमको न्याय नहीं मिलता, राइट। यहाँ पे उनके बब्बा जी ने किया, उनके पापा जी ने किया, संघर्ष नहीं किया, जो चल रहा था उसी परंपरा को निभाते रहे, लेकिन इसने संघर्ष किया और बिल्कुल इसका सही हमको अर्थ भी मिलेगा, सही इसका प्रॉफिट भी मिलेगा, वो आगे देखते हैं, ठीक है। तलवार यानी कि यहाँ की बात करें ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उसने रत्नम को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उनके परिवार का बहिष्कार कर देंगे। जो मैंने आपको बताया था ना कि घर से होता है कि एक घर से आपको निकाल दिया गया है, लेकिन समाज से बहिष्कार किया जाता है, ठीक है। कि कई जाति धर्म के लोग मिलके आपको किसी एक धर्म से, जिस धर्म के हो वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये उच्च वर्ग के लोग क्या कह रहे हैं कि मैं इसके परिवार को यहाँ से, अब हम समाज से क्या कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे उनके परिवार से। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। यानी अचानक एक रात को क्या होता है कि रत्नम की झोपड़ी में आते हैं और आग लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इनकी कितनी पंडितों की पंडिताई है, और जो भी ये अपना बन रहे थे भगवान वो कितने कहाँ तक है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसकी झोपड़ी पे अचानक से आग लग जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा। इसको आपको नोट कर लेना। क्या नोट करना है हमको कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1989 में लाया गया था, ठीक है। तो 1989 में लाया गया था ये, और स्थानीय थाने में वो जाता है। आपको पता भी होगा, हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो स्थानीय जाति के लोग यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हम अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने कहाँ जाएंगे, तो अपने नियरेस्ट थाना जो होता है वहीं पे हम अपनी क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी रिपोर्ट होगी उसको दर्ज करा सकते हैं। ये स्थानीय थाना जाते हैं। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए, ठीक है। ये दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, और भी जो दलित परिवार थे वो इनके समर्थन में नहीं आ रहे थे। और क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनको डर था कि जो प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग हैं वो हमको अपनी खेतों में काम नहीं देंगे, और उसके वजह से हम क्या होगा, मतलब हमारा जो जीवन यापन है कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुँह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। यानी कि वो डर गए कि यदि हम अपना मुंह खोलते हैं तो जैसे आज रत्नम की झोपड़ी में अचानक से आग लग जाती है, वैसे ही किसी दिन ऐसा होगा कि हमारी भी झोपड़ी में अचानक से आग लगा दी जाएगी, ठीक है। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। यानी कि ये जो विवादास्पद घटना थी, ये जो रस्म थी कि यहाँ पे जो दलित वर्ग है उनके पहले चरण को धोएंगे, उसके बाद खुद नहाएंगे, तो ये तो रत्नम के संघर्ष से खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या कर दिया गया कि जो अब ऐसा तो था नहीं कि 24 घंटे उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा, वो उसके आगे पीछे घूमेगी।
यहाँ पे उसको समाज से जब बहिष्कार कर दिया गया तो रहना मुश्किल हो गया था उनके परिवार का, ठीक है। तो उनको यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन आगे वाली जो पीढ़ियाँ थी उनके लिए ये सुधार हो गया कि अब कोई भी जो भी दलित लोग हैं वो मंदिर में जो भी पुजारी आते हैं उनके चरणों को धो के नहाएंगे नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो विवादास्पद रस्म थी तो उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो 1989 में आता है, थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से समझें यदि, तो इसमें क्या बात की गई कि रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी कि SC ST, या कि हम बात करें तो जो हमारा शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, उसके अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि कानून पहले से बना हुआ था, ठीक है। रत्नम को ये चीज़ें पता थी। हमें यदि हो सकता आप में से कई लोग ही दलित वर्ग से या जो SC ST से ही आ रहे होंगे, लेकिन आपको ही अभी तक नहीं पता रही होगी शायद कि ये भी कानून बना हुआ है कि जब भी हमको कुछ किया जाता है, ऐसा हमारे साथ भेदभाव या हिंसा किया जाता है, तो उसके अत्याचार निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1989 में, ठीक है। उसी के तहत उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी वहाँ पे और उसको न्याय मिला, लेकिन उसको गांव से खैर जाना पड़ा था क्योंकि सामाजिक बहिष्कार हो चुका था। और आपको पता है कि जब सामाजिक बहिष्कार हो जाता है तो वहाँ पे फिर रहना जीना खाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। ये कानून भी जब बना था तो आसानी से नहीं बना था। लोकसभा हमारी या राज्यसभा हमारी, मीन्स संसद हमारी जितना भी काम करती है वो अपनी मर्जी से नहीं करती है। अपने नियम मतलब कि जो भी वो यदि ऐसा सोचे कि वो वहीं पे जितने सदस्य हैं वो बैठ के नियम कानून बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये कई बार मैं आपको समझा चुकी हूँ और जो भी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा। सो अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसमें क्या है कि इनके जब भी कड़ी मांग की गई SC ST या OBC के द्वारा तभी ये कानून बनाया जाता है। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था, ठीक है। जब ये कानून यानी कि 1989 तक जब तक कानून नहीं बना था गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। गवर्नमेंट भी हमारी ऐसी है ना, और पहले से ये कि जब तक उसमें बिल्कुल धक्का नहीं मारते रहोगे, आप लगातार उसको ढकेलते नहीं रहोगे, तब तक वो जाने वाली नहीं है, आगे बढ़ने वाली नहीं है। यदि आपने थोड़ी सी भी ढील दे दी तो गवर्नमेंट फिर उसको साइड में रख देती है कि चलो हो गया, अभी इसका इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब भारी दबाव पड़ा सरकार पर तब सरकार ने क्या किया, अब ऐसा नहीं कि हम उसको सच में जाके PM जी को धक्का मारने लगे, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हम अपनी अर्जियाँ जो है देते रहेंगे कई तरह से। हर एक मतलब बात का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। हालांकि एक बार मैं समझा रही थी आप ही की क्लास में, 6 क्लास की शायद NCERT में है, तो वहाँ पे मैं सरकार के बारे में समझा रही थी, राइट। तो उसमें एक कमेंट आया था आप ही लोगों में से किसी का कि मैम मैं इतना तो समझदार हूँ कम से कम कि समझ सकता हूँ। तो आई नो कि आप सभी लोग समझ सकते हो, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज है कि हो सकता है कि बहुत से बच्चों के ऊपर मतलब अंदर से डाउट निकलते रहते हैं कि कैसा क्या है। तो इसलिए क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर नहीं रहे हैं, और जब फेस टू फेस बात कर नहीं रहे हैं तो फिर ये तो जिम्मेदारी बनती है कि जितना ईजी से ईजी हो सके समझाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि यदि हम बहुत बिल्कुल हाई क्लास का समझाने लगे आपको तो पता चला कि बहुत से समझ ही ना पाए कि इसने क्या बोल के चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन बाद आप देखना ही छोड़ दें। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है समझाना, जिसको समझ में आ रहा है उनके लिए बेटर है, अच्छी बात है, आप ध्यान ना दें। लेकिन जिनके लिए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दोनों को ही पढ़ा रहे हैं, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जब दबाव पड़ता है कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे। यो तो इस तरह का इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन
70 के दशक में मतलब दशक के आखिरी और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन यानी कि बात करें हम तो सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। पुरजोर का मतलब क्या है? पूरी ताकत के साथ दलित वर्ग सामने आते हैं और पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाते हैं, तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। ठीक है, रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। जैसे बिल्कुल रत्नम का जो केस स्टडी हम सॉल्व किए हैं और आपको पता होगा कि एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें केस स्टडी हमको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो केस स्टडी ऐसे ही होती है कि कोई भी जैसे केस आ रहा है उसको हम स्टडी करेंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या बातें हुई वो सारी बातें जाननी होती है। हमको आंसर में लिखना होता है कि यदि उस टाइम हम पद पे होते तो क्या करते, वर्तमान समय में ऐसी स्थिति हो रही है तो हम इस जगह पे होते तो क्या करते। आपको जब एथिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात एथिक्स का जो होता है कि जब भी आंसर हम लिखते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट ही होता है यदि हम वहाँ पे होते तो। ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होता है कि यदि आप डीएम होते। आपने यदि क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं और ऐसी ऐसी पूरा केस स्टडी दे दिया जाता है कि ऐसी घटनाएं हो गई हैं, उस टाइम पे आप क्या करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखते कि यदि मैं वहाँ पे डीएम होता, या कि पूछ लिया गया यदि आप पीएम होते तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर ही स्टार्ट करेंगे कि यदि मैं किसी भी मतलब कि यदि मैं अपने देश की पीएम होती तो दलितों के लिए, किसानों के लिए, जो भी पूरा केस स्टडी में दिया रहता है उसका कंक्लूजन जो हम कर सकते हैं, एक डीएम को करना चाहिए, एक पीएम को करना चाहिए, वो हम वहाँ पे लिखेंगे। और जब लिखेंगे तो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ ये इसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी बात में इसके दम है। यानी कि यदि हम लिख रहे हैं कि अब हम ऐसा लिख दें, पता चले कि वहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यदि आप पीएम होते और उन्होंने हड़ताल किया तो अब हम वहाँ पे क्या लिख देते कि चलो हड़ताल किया तो हम सबको मरवा देंगे क्योंकि हमारे पास पावर है। तो इसलिए हमको एग्ज़ाम में पास होना है तो कभी कभी क्या होता है ना कि झूठ भी बोलना पड़ता है। और बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऐसा मत बोलिएगा आपकी मैडम झूठ बोलना सिखा रही हैं। यदि आप खुद से चेक कीजिए कि आप दिन भर में कितना झूठ बोल लेते हो। और झूठ बोलना ज़रूरी, क्योंकि बिना झूठ बोले तो काम होता ही नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना किसी का। ठीक है, और जिस दिन बिल्कुल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन गए तो उस दिन तो फिर और यूपीएससी में जब हम पेपर लिखते हैं, अब यहाँ पे सपोज दैट एथिक्स में क्वेश्चन आ गया आपका कि क्या करना है आपको, मतलब कि ऐसा कुछ आता है ना कि जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपका जो सिलेबस है उसके यूनिट 2 में ही दिया गया है या यूनिट 1 में कि महान विचारकों का आप पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो महान विचारकों के बारे में पढ़ना पड़ता, जैसे महात्मा गांधी का हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या कि अशोका का हम पे क्या असर पड़ता है, उनसे हम क्या सीखते हैं। तो अब हम क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं, क्या फॉलो करते हैं, कितना नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है कि महात्मा गांधी के ऐसे विचार थे और उनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है, कबीरदास जी के ऐसे विचार थे उनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है, वो हमको लिखना पड़ता है, चाहे भले ही हम अपने जीवन में ना लाएं, लेकिन ये तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। उसके बाद क्या है, इसलिए ये जो केस स्टडीज आती हैं थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ा करिए और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालने की भी कोशिश किया करिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि कानून में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए। ठीक है, यानी कि जब इतना दबाव डाला गया सरकार पे तो उन्होंने क्या किया कि एक सूची बनाई जाए, सर्वेक्षण किया जाए क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है और उसके बाद क्या किया जाए, कानून बनाया जाएगा। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसी प्रकार क्या होता है कि 1970 में और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए थे। ठीक है, हम आदिवासियों को भी देखे थे कि वो हाशिए पे थी, तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई
और बात करें तो यहाँ पे इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। ठीक है, यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इसमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सज़ा भी देते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये कानून बनाए गए हैं तो उनमें से जो भी बातें होती हैं कि मतलब ऐसा नहीं होता, हर एक की कानून की जो भी होती दिशा निर्देश होती है उसमें गाइडलाइन होती, क्या क्या होता है उसमें बातें कही जाती हैं कि इसमें क्या क्या होगा। वो सारी बातें कि यदि आप मतलब दलितों के लिए अत्याचार करते हैं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको कुछ ऐसा लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे अपमान हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो यदि केस करते हैं तो बिल्कुल सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये कानून का नाम याद रखना आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके काम भी आ सकता है और आपके काम नहीं तो एग्ज़ाम के काम तो आएगा ही। ठीक है, इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। यानी ये सारे पॉइंट आप याद रख लीजिए कि इसमें सज़ा दिलाने के लिए क्या क्या है, कैसे कैसे है कि आप उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं यदि करते हैं तो आपको सज़ाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो भी इस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी जानकारी रखना ज़रूरी है और जो नहीं आते उनके लिए भी जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो सज़ा दिलाने वाले हैं तो आप सज़ा भुगतने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है कि जिनके जरिए दलित और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे से मतलब कि गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। यानी अब ये मुद्दा कैसे उठा, जैसे हमने कल बात की थी ना कि एक समिति गठित की जाती है और उसमें समिति जो होती है पहले निरीक्षण करती है। ठीक है, यानी कि पहले सर्वे होता, सर्वेक्षण होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधारने लायक है, तभी तो हम कानून बनाएंगे। नहीं तो हम ऐसे कैसे कानून बना देंगे कि क्या क्या सुधारने लायक है, उसका क्या क्या प्रावधान होगा। तो वो सब हमको बनाने के लिए कि यहाँ पे दिया गया कि आप यदि ऐसा करते हो, यानी किसी की ज़मीन हड़पते हो आप ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर आपको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को भी मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के मतलब खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। जो मतलब की बात करें तो 9 अनुसूचित जाति, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किसी महिला को यानी कि किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ 2-3 तरह के प्रावधान दिए गए हैं कि इनमें से यदि आप महिलाओं के साथ करते, किसी की ज़मीन हड़पते, किसी को ज़बरदस्ती रंग लगाते हैं, उनको नंगा करते हैं यानी कि निर्वस्त्र करते हैं आप ज़बरदस्ती, उनके बच्चों के साथ आप हिंसा करते हैं, उनका शोषण करते हैं, गुलामों की तरह काम करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा ये जो अभी ये दिए हुए है ना, इनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से क्या कैसे है। उसके बाद हम आदिवासियों की मांग और 1819 का अधिनियम भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें डिटेल से समझेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ही ये अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम अगले वीडियो की भी मतलब अगले पार्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।
पढ़ते रहिए, आप सभी खुश रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तथा जितना जहाँ भी नहीं समझ में आता, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है, बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और समझ में आ रहा है तो भी बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आप लोग बोलते हो तो एक क्या होता है ना, थोड़ा आत्मीयता बनी रहती है अपने में, ठीक है। यानी थोड़ा एक लगाव बना रहता है कि आप सभी हाँ ठीक है हैं देख रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा आदमी न्यूट्रल होने लगता है। कोई एनर्जी चाहिए हम लोगों को कि, और एनर्जी हम यदि सामने हैं तो आपका चेहरा देख के समझ जाते हैं कि क्या कैसे है, हमारी चीज़ें बताई हुई समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो आपको लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ आ रही कि नहीं आ रही है, क्या कैसे हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस है उनको पूछिए आप लोग। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आप बोलते रहिए कमेंट बॉक्स में ही, तो थोड़ा बहुत आदमी को मतलब हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं इनके लिए वर्क करना चाहिए। जितना हार्ड से हार्ड वर्क हो सके उतनी करनी चाहिए और साथ साथ आपको भी हमारे साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही मकसद होता है और इसीलिए बोलती रहती हूँ मैं कि आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए ताकि हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।